हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। दिस इज अनामिका सिंह। कैसे हैं बेटा आप सभी? सो मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और हाजिर हो चुके होंगे इस प्यारे से सेशन में, इस प्यारी सी वीडियो में, जहाँ आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ केमिस्ट्री का हमारा जो पहला चैप्टर है, जिसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। इसका कंप्लीट चैप्टर रिवीजन, और कंप्लीट चैप्टर रिवीजन में आज हम इसका पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि पार्ट 1 इसका पहले ही आ चुका है। तो मैंने सोचा कि भाई एक ही वीडियो में सारी चीज़ें आप सभी को ना देकर क्यों ना इसे 2 पार्ट में आप सबको प्रोवाइड कराया जाए। तो यस, इसका पार्ट 2 आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ, जहाँ पर मैं रिमेनिंग सेक्शन आज आप सभी से डिस्कस करूँगी। तो इसे स्टार्ट करने के पहले थोड़ी सी जानकारी हो जाए भाई हमारे इस प्यारे से चैनल के बारे में, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम के बारे में। सब बेटा बहुत ध्यान से सुनिएगा। यदि क्लास 6 से लेकर 12th में आप किसी भी क्लास में हैं, सो मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल पर आप अपने सब्जेक्ट की क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। किसी भी क्लास को देखने के लिए आपको कोई कोर्स बिल्कुल भी परचेस नहीं करना है और ना ही किसी तरह की कोई पेमेंट करनी है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ, हम 5 स्टेट बोर्ड कवर करते हैं, जैसे यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, और जितनी भी चीज़ें हम कवर करते हैं वो सब होती है बिल्कुल अरेंज फॉर्मेट में, जहाँ बेसिक से लेकर एडवांस लेवल हम लेकर चलते हैं और आप सभी के डाउट्स करते हैं सॉल्व। अब बच्चे पूछते हैं कि मैम, जैसे आपका ये पार्ट 1 आया कंप्लीट चैप्टर रिवीजन का, और आप आज पार्ट 2 लेकर आ रहे हैं, तो इन सब के नोट्स हमें कहाँ से मिलेंगे? सो बेटा नोट्स की जो लिंक है ना, वो आपको नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ से आप ई नोट्स और ई बुक दोनों ही चीज़ें डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज हम हमारे कंप्लीट चैप्टर रिविज़न पार्ट 2 की। देखो भाई, बात कुछ ऐसी है कि जैसा कि आप सभी जानते हैं, सबसे पहले तो थोड़ी सी कहानी जानिएगा कि हम अपने आसपास के पदार्थों की अगर बात करते हैं, सो ऑब्वियसली हमारे आसपास के जो पदार्थ है ना बेटा, है ना, हमारे आसपास के जो पदार्थ हैं, ठीक है, वो किस किस अवस्था में रहते हैं? तो भैया देखो, हमारे आसपास के जो पदार्थ हैं, या तो ये किस अवस्था में होंगे बेटा? सॉलिड, यानी कि ठोस अवस्था में होंगे, या तो ये किस अवस्था में होंगे बेटा? द्रव अवस्था में होंगे, या फिर ये किस अवस्था में होंगे? गैसीय अवस्था में। ये किन अवस्थाओं में पाए जाते हैं? सो ये होते हैं 3 अवस्था में। वैसे तो पदार्थ की अवस्था मैं नहीं बता रही हूँ आपको, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि हम अपने आसपास के जब किसी भी चीज़ को देखते हैं तो हम पाते हैं कि भाई या तो ये सॉलिड स्टेट में होगी, या तो ये लिक्विड में होगी, या तो ये गैसियस फॉर्म में होगी। जैसे आप एक बात बताओ, आप अभी मेरी क्लास देख रहे हो, या तो आप अपने मोबाइल से देख रहे होगे, लैपटॉप से, या तो फिर आप अपने पीसी से देख रहे होगे, तो वो आपके सामने जो रखा है किस स्टेट में है? सॉलिड स्टेट में। आपके बगल में एक बॉटल होगी, बॉटल किस स्टेट में है? किस अवस्था में है? सॉलिड। लेकिन उसके अंदर जो पानी है वो किस स्टेट में है? लिक्विड स्टेट में है, यानी कि द्रव अवस्था में। उसी तरह से हम जिंदा रहने के लिए क्या कर रहे हैं? सांसें ले रहे हैं, और ये सांसें हम जो ले रहे हैं ये तो हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन है, ऑक्सीश्वसन जिसे हम बोलते हैं। लेकिन हमारे द्वारा सांस लेने में एटमॉस्फेयर की जो गैसेस है वो हमारे अंदर जा रही हैं। हम धुआं देखते हैं, तरह तरह की गैसेस होती हैं, तो हमारे एटमॉस्फेयर में गैसेस प्रेजेंट है। तो हमने पाया कि हमारे चारों तरफ की चीज़ों को अगर हम नज़र घुमा के देखें तो हम पाते हैं कि या तो ये किस में होती हैं बेटा? सॉलिड स्टेट में होती हैं, या तो ये किस में होती हैं? लिक्विड स्टेट में होती हैं, या तो फिर बेटा ये किस में होती हैं? गैसियस फॉर्म में होती हैं, या गैसियस स्टेट में होती हैं। 3 अवस्था में ये होती हैं। एक्चुअली में वैसे तो पदार्थ की 5 अवस्थाएं हैं, लेकिन आप अभी क्लास 9th में हो तो आप केवल 3 ही पढ़ो, है ना, आपको क्लास 9th के अकॉर्डिंग अभी चलना है। सो मैंने आपको सॉलिड की कहानी जो है वो तो बहुत अच्छे से समझा दी है, लेकिन लिक्विड और गैस की बात करें, ये कहानी जो है अभी नहीं हुई है। तो चलिए चलते हैं, आज के सेशन में हम लिक्विड और गैस की ही कहानी को अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। देखो भाई, तीनों में डिफरेंस तो है, तीनों में अंतर तो है। सबसे बड़ा अंतर तो यही होता है कि जो सॉलिड होते हैं ना, देखो जैसे कि अब मुझे चाहिए एक बॉक्स मैंने यहाँ ऐसा बना दिया, एक बॉक्स मैंने यहाँ ऐसा बना दिया, और एक बॉक्स मैंने यहाँ ऐसा बना दिया। ठीक है, हमने क्या देखा कि यहाँ पर पार्टिकल्स कैसे हैं? सॉलिड में कैसे होते हैं? बिल्कुल पास पास होते हैं, चिपके हुए से होते हैं। सॉलिड में पार्टिकल्स कैसे होते हैं? बिल्कुल पास पास चिपके हुए से ये पार्टिकल्स होते हैं, इनके बीच में कोई स्थान नहीं होता है, कोई स्पेस नहीं होता है। ठीक है, तो
फिर वहीं अगर हम लिक्विड की बात करेंगे सो यहाँ पार्टिकल्स कैसे होते हैं, तो इसके कंपैरिजन में तो भाई थोड़ा सा दूर दूर होते हैं, है ना। इसके कंपैरिजन में तो फिर भी थोड़ा सा कैसे होते हैं बेटा, दूर दूर होते हैं। वहीं अगर मैं गैस की बात करती हूँ तो ये दोनों के कंपैरिजन में भाई बहुत दूर दूर होते हैं। वहीं अगर मैं गैस की बात करूँ तो ये सॉलिड और लिक्विड के कंपैरिजन में दूर दूर होते हैं। तो यहाँ से हमें एक बात पता चली, यहाँ से हमें एक चीज़ पता चली कि तीनों में डिफरेंस तो है ना। बस उसी के लिए हम यहाँ पर आज द्रव अवस्था लिक्विड स्टेट को सबसे पहले समझेंगे कि अगर हम तीनों में डिफरेंस देखना चाहें तो क्या हम उसकी डेंसिटी यानी कि घनत्व के आधार पर ही देख सकते हैं या कोई दूसरी चीज़ें भी होती हैं। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसके बेस में हम इनमें अंतर स्पष्ट कर सकते हैं या इनके तीनों पदार्थ की तीनों अवस्थाओं के बारे में जान सकते हैं। तो ध्यान से सुनेंगे, पदार्थ की वह अवस्था जिसका जो आयतन है, वॉल्यूम है, वो कैसा होता है, निश्चित होता है। पहली बात तो क्या सच में द्रव अवस्था एक ऐसी अवस्था है जिसका वॉल्यूम कैसा है, फिक्स्ड है, निश्चित है, परंतु इसका जो आकार है ना वो निश्चित नहीं होता है। द्रव अवस्था वही कहलाती है। हमने जाना कि भाई द्रव अवस्था का जो आकार है वो निश्चित नहीं है, लेकिन इसका आयतन कैसा होता है बेटा, निश्चित होता है। कैसे, तो चलिए ये चीज़ मैं आपको समझाती हूँ अपने तरीके से, है ना। ये चीज़ मैं आपको समझाती हूँ अपने तरीके से। सो हमने क्या देखा, यहाँ पर लिक्विड स्टेट लिखा है, हिंदी में जिसे हम क्या बोलते हैं, सो ये कहलाती है हमारी द्रव अवस्था। लिक्विड स्टेट जिसे हिंदी में हम क्या बोलते हैं, द्रव अवस्था। हमने क्या देखा बेटा यहाँ पर कि लिक्विड स्टेट जो होती है यहाँ पर वॉल्यूम कैसी होती है, तो आयतन कैसा होता है, फिक्स। ठीक है, आयतन कैसा होता है, निश्चित होता है, फिक्स होता है, पर इसका जो आकार है ना वो फिक्स नहीं है। ऐसा क्यों भाई, ऐसा क्यों कि ये फिक्स नहीं है, रीज़न है इसके पीछे। मान लेते हैं कि मैंने यहाँ पर एक ग्लास पानी लिया है, ये हमारी क्या है, एक ग्लास है ना, और ये जो ग्लास है इसमें इतना जो है पानी भरा हुआ है, ये थोड़ा सा और चलो ज़्यादा भरा हुआ है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर एक बड़ा सा टब भी लेकर रखा है, हमने ना एक टब लेकर रखा है। तो अगर एक बात बताओ, मैं इस एक ग्लास पानी को, है ना, या इसे हम पूरा भी भर सकते हैं, अगर मैं इस एक ग्लास पानी को किस में भर देती हूँ, पूरा इस टब में, तो हमने देखा कि ऐसा नहीं हो सकता कि ये जो एक ग्लास पानी था अगर हम इसे इस टब में भरते हैं तो पूरा टब ही फिल हो जाएगा। क्या इसकी पॉसिबिलिटी है कि पूरा का पूरा टब ही फिल हो जाए? आप क्या कहोगे, नहीं मैम ये कैसे पॉसिबल है। तो आपने बिल्कुल एक्चुअली में सही ही कहा है कि ये पॉसिबल नहीं है। तो एक ग्लास पानी को जब हम एक टब में डालेंगे ना, तो वो एक ग्लास पानी उतना ही टब में रहेगा, उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, वॉल्यूम जितना था उतना ही रहेगा। ऐसा नहीं कि पूरा टब जो था वो लबालब भर जाएगा, ऐसा नहीं है। तो हमने देखा कि हाँ, फिर इस आधार पर हमें पता चला कि इसका वॉल्यूम तो कैसा होता है, फिक्स, वॉल्यूम में चेंज नहीं होता। लेकिन मैम इसका आकार चेंज कैसे होता है, ये फिक्स क्यों नहीं है? पहली बात तो जब ये पानी एक ग्लास में भरा हुआ था तो इसने किसका आकार लिया था, एक ग्लास का आकार लिया था। और ये पानी जब एक टब में गया तो फिर इसने किसका आकार ले लिया, एक टब का ले लिया। सेम यही चीज़ देखो, अगर मैं इसके लिए किसको ले लेती हूँ, एक बॉटल को ले लेती हूँ, तो अगर बॉटल में हम पानी डालेंगे तो ये किसका आकार ले लेगा, ऑब्वियसली इस बॉटल का आकार ले लेगा। तो हमने देखा कि भाई इसका जो आकार है वो किसी ऑब्जेक्ट या किसी वस्तु को लेकर कैसा होता चल रहा है, चेंज होता चल रहा है। जैसे जैसे हम पानी किसी न किसी चीज़ में डालते जा रहे हैं, कटोरी में डालेंगे तो वो उसका आकार ले रहा है, वॉल्यूम में चेंज नहीं हो रहा है, वॉल्यूम जो थी वही ही रहेगी, है ना। भले ही चेंज करते समय पानी गिर जाए वो एक अलग चीज़ है, लेकिन जो वॉल्यूम था वही ही रहता है, ठीक है। तो इस आधार पर ये दो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। पहले तो बताओ आप सभी के, यहाँ पर देखो पानी की जो GIF से यूज़ किया है हमने, तो हमने जाना पदार्थ की वह अवस्था जिसका आयतन निश्चित होता है परंतु जिसका आकार निश्चित नहीं होता, वही लिक्विड स्टेट यानी द्रव अवस्था कहलाती है। आपके लिए एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर पानी और क्या लेकर रखा है, ऑयल यानी कि तेल, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं, द्रव अवस्था के कुछ महत्वपूर्ण गुण ये आपके सामने हैं, जिससे रिलेटेड बेटा MCQs भी बनते हैं, MIQs भी बनते हैं और क्लास 10th में आपको इसकी बहुत हेल्प मिलेगी। सो बिल्कुल इसको ना खोल के सुनना, खोल के पढ़ना। सो भाई द्रव का निश्चित आकार नहीं होता, हाँ हमने जान लिया इसका कोई निश्चित आकार नहीं है, अर्थात इसे जिस बर्तन में रखा जाता है ये उसी का आकार ले लेता है। 100% हमने ये चीज़ जान ली।
सेकेंड पॉइंट है कि द्रवों में बहाव होता है। सच में द्रव जो है वो फ्लो होते हैं क्या? इनमें बहाव की क्वालिटी होती है और इनका आकार बदलता है, इसलिए ये दृढ़ नहीं बल्कि कैसे होते हैं? लिक्विड होते हैं। द्रवों में एक बहाव तो होता ही है, बिल्कुल सही कहा है। लिक्विड भी पहली बात तो तरह तरह के होते हैं, लेकिन जितने भी लिक्विड होते हैं वो सब एक बहाव तो लेते ही हैं। द्रवों में बहाव होने के कारण हम ऐसा कह सकते हैं कि ये कैसे होते हैं? दृढ़ होते हैं। और फिर दृढ़ नहीं बल्कि कैसे होते हैं? तरल होते हैं। दृढ़ होते तो हम सॉलिड बोल देते। तो हमने देखा कि द्रवों में बहाव होने के कारण इनका आकार जो है वो बदलता है। इसी के साथ ये दृढ़ नहीं बल्कि कैसे होते हैं? लिक्विड होते हैं, यानी कि भाई तरल होते हैं। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? चलिए भाई आगे आते हैं। अब हम ठोस, द्रव तथा गैसों का विसरण द्रवों में संभव है। आपने सुना है वो डिफ्यूजन की एक प्रोसेस होती है। हमने सुना है कि विसरण यानी कि जो डिफ्यूजन की प्रोसेस होती है वो एक्चुअली में किस में पॉसिबल है? तो ठोस, द्रव तथा गैसों का जो विसरण होता है वो द्रवों में ही पॉसिबल है, यानी कि लिक्विड में ही संभव है। वातावरण की गैसें विस्तृत होकर जल में घुल जाती हैं। बिल्कुल सही कहा है। हमारे एटमॉस्फेयर की जो गैसेस है ना वो जल में घुलती हैं और जल में घुलने के बाद वातावरण की गैसें विस्तृत होकर जल में घुल जाती हैं, डिफ्यूज होती हैं और वाटर में घुल जाती हैं। और ये गैसें मेनली विशेषता ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड जलीय जंतुओं तथा पौधों के जीवन के लिए काफ़ी ज़्यादा कैसी होती है? इम्पॉर्टेंट। जलीय जंतु जल में घुली ऑक्सीजन के कारण ही सांस ले पाते हैं। देखो ऐसा नहीं है कि हम जो सांस ले पा रहे हैं केवल हम ही ले पा रहे हैं, हम सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या लेते हैं? रेस्पिरेशन करते हैं, सांस लेते हैं जिंदा रहने के लिए। ये ज़रूर सही है कि सबका सांस लेने का तरीका कैसा होता है? डिफरेंट। ये इंसान की बात नहीं कर रही हूँ, सभी सजीवों की बात कर रही हूँ। जो जलीय जीव होते हैं, जो स्थल पे ही रहते हैं, जो जानवर हो गए, हम हो गए, हम सभी के सांस लेने का तरीका अलग क्यों है? क्योंकि हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन यानी श्वसन अंग भी कैसे होते हैं? डिफरेंट यानी कि अलग होते हैं। तो हमने क्या जाना कि ठोस, द्रव तथा गैसों में से इनमें जो इनका जो विसरण होता है वो द्रवों में ही पॉसिबल होता है, लिक्विड में ही संभव है। और वातावरण की गैसें विस्तृत होकर डिफ्यूज होकर क्या करती हैं? जल में घुल जाती हैं। और ये गैसें मेनली ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड जलीय जंतुओं तथा पौधों के जीवन के लिए अनिवार्य होती हैं। जलीय जंतु जल में घुली ऑक्सीजन के कारण ही श्वास लेते हैं। जलीय जंतु जो होते हैं वो जल में घुली ऑक्सीजन के कारण ही रेस्पिरेशन कर पाते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं फोर्थ पॉइंट। कितने पॉइंट हो गए हैं? तो हमने जान लिया यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट, दूसरा, तीसरा, चौथा। द्रव के कणों के बीच आकर्षण बल गैसों की तुलना में ज़्यादा होता है, परंतु ठोसों की तुलना में कैसा होता है? कम होता है। हमने क्या देखा? द्रव के कणों के बीच जो आकर्षण बल होता है ना, हमने क्या देखा कि द्रव के कणों के बीच आकर्षण बल जो होता है वो गैस की तुलना में कैसा है? ज़्यादा है, परंतु ठोसों की तुलना में कम है। इसका मतलब पता है क्या होता है? देखो हमने देखा था, पीछे चलो वापस से थोड़ा सा पीछे आ जाओ। यहाँ पर जो गैस होते हैं, जो सॉलिड होते हैं, इनमें पार्टिकल्स कैसे होते हैं? बहुत पास। फॉर एग्जाम्पल ये आप सभी के सामने एक स्टाइलस है। ये किससे मिलकर बना है? बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है। अब इनके जो पार्टिकल्स है वो इतने पास है, आप समझ पा रहे हो कि इतने ज़्यादा क्लोज्ड हैं ये कि कोई अलग से मुझे स्पेस इसमें नहीं दिख रहा है। तभी तो ये ऑब्जेक्ट सॉलिड स्टेट में, क्योंकि इनके बीच में कोई स्पेस नहीं है ना। तो हमने देखा कि सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं इतना पास होते हैं कि इनमें जो आकर्षण बल होता है वो कैसा होता है? सबसे ज़्यादा होता है। इनमें क्या होता है? सबसे ज़्यादा आकर्षण बल है। क्या कहा मैंने? सबसे ज़्यादा आकर्षण बल होता है। सबसे ज़्यादा आकर्षण बल होता है। पहला पॉइंट समझ में आया। नेक्स्ट दूसरे पॉइंट की तरफ आते हैं कि हाँ ठीक है, इनमें सबसे ज़्यादा आकर्षण बल है। फिर दूसरा पॉइंट, इनमें पार्टिकल्स कैसे हैं? थोड़े से दूर है। मतलब जब पार्टिकल्स बिल्कुल पास होंगे ना तो एक दूसरे से ऐसे टकराएंगे तो अट्रैक्शनल फोर्स कैसा लगेगा? ज़्यादा लगेगा। लेकिन जब पार्टिकल्स थोड़े से दूर होंगे तो इनके बीच उतना ज़्यादा अट्रैक्शनल फोर्स नहीं लगेगा, यानी कि लगेगा तो, लेकिन सॉलिड के कंपैरिजन में कैसा होगा? थोड़ा सा कम। तो इनमें हम क्या बोलेंगे? ठोस से थोड़ा कम आकर्षण बल, ठोस
से थोड़ा कम, ठोस से थोड़ा कम आकर्षण बल लगता है। ठोस से थोड़ा कम आकर्षण बल यहाँ पर लगता है। एंड ऑब्वियसली अब आप यही कहेंगे कि मैम हमें समझ में आ गया, और वो ये समझ में आया होगा आपको कि जो गैसेस होती हैं इनमें सबसे कम आकर्षण बल लगेगा, है ना। इनमें जो अट्रैक्शनल फोर्स होगा वो कैसा होगा बेटा, सबसे कम। क्यों होगा, क्योंकि इनके पार्टिकल्स काफ़ी दूर दूर हैं। कैसे हैं, काफ़ी दूर दूर। तो ये बात समझ में आ गई सॉलिड की, लिक्विड की और किसकी, गैस की। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। सो लास्ट पॉइंट पे डन हो गया होगा। द्रव के कणों के बीच आकर्षण बल गैसों की तुलना में ज़्यादा, परंतु ठोसों की तुलना में कैसा होता है बेटा, कम होता है। कैसा होता है, कम होता है। अच्छा, इसी के साथ अब अगला पॉइंट ये रहा आप सभी के सामने। ठोसों की अपेक्षा द्रवों में विसरण की दर अधिक होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि द्रव अवस्था में पदार्थ के कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं और ठोस की अपेक्षा द्रव के कणों में रिक्त स्थान भी ऑब्वियसली ज़्यादा पाया जाता है। अब मुझे एक बात बताओ, जब इनके बीच का जो प्लेस है यानी कि जो रिक्त स्थान है वो ज़्यादा पाया जाएगा, तो इसके लिए जिसके कारण इनमें विसरण जो है वो आसानी से हो जाएगा। सॉलिड में तो ऐसा नहीं होता। सॉलिड में ऐसा होता है क्या, सॉलिड में तो ऐसा नहीं होता। सो ठोस की अपेक्षा द्रवों में विसरण की जो दर होती है वो ज़्यादा होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि द्रव अवस्था में पदार्थ के जो कण होते हैं वो स्वतंत्र रूप से गति करते हैं और ठोस की अपेक्षा द्रव के कणों में रिक्त स्थान भी अधिक होता है ना। इसी के साथ द्रव का घनत्व सामान्यतः इसकी ठोस अवस्था की तुलना में कम होता है। सबसे ज़्यादा घनत्व किसका होता है, सॉलिड का। फिर किसका होता है, लिक्विड का। और सबसे कम डेंसिटी किसमें होती है, तो वो होती है गैस में, है ना। तो ये थी कहानी जो हमने जानी है कि भाई द्रव का जो घनत्व होता है वो ठोस अवस्था की तुलना में ऑब्वियसली कैसा होता है, सॉलिड के कंपैरिजन में कम ही होता है, क्योंकि इनके जो पार्टिकल होते हैं वो बहुत ज़्यादा पास पास नहीं होते बल्कि कैसे होते हैं, दूर होते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैंने वो सभी प्रॉपर्टीज़ आप सभी से डिस्कस की हैं जो मैं गारंटी दे रही हूँ 100% कहीं ना कहीं से आपको क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। और आपको मेरी ये जो बातें हैं ना, जो मैंने आपको अभी इतने अच्छे से पढ़ाई हैं, पूरा इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया, ये सब आपके माइंड में ना फिर दोहराएगी, मतलब दोहरेगी, ऐसा बोलना चाहिए, रिपीट होगी। ऐसा कई बार स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैम जो आप हमें पढ़ाते हो ना, तो जब हम एग्ज़ाम में बैठे होते हैं या यूनिट टेस्ट में बैठे होते हैं तो हमें ना आपका जो आवाज़ है वो रिपीट होती हुई सुनाई देती है। हमें ऐसा लगता है कि आप यहीं कहीं हो। तो मैं चाहती हूँ कि आप पढ़ाई भी ऐसे ही करो, लेकिन एक बार में करके बेटा ये चीज़ नहीं होगी। वो स्टूडेंट्स जिन्हें मेरी आवाज़ एग्ज़ाम में भी गूंजती हुई सुनाई देती है अपने एग्ज़ाम हॉल में, वो इसलिए देती है क्योंकि वो लोग एक वीडियो को 2 बार 3 बार देखते हैं। जहाँ उन्हें डाउट होता है वो तुरंत उस वीडियो को ओपन करते हैं और फिर देखते हैं। तो मैं आपसे भी यही चीज़ बोलूँगी कि आप भी यही करो, जहाँ पर आपको डाउट हो तो आप भी तुरंत वीडियो ओपन करो, अपने डाउट क्लियर करो और फिर वीडियो को बंद कर दो। ठीक है, तो जल्दी से यहाँ तक का कमेंट करके मुझे बताओ कि आपको सारी चीज़ें डन। तो मैं कुछ एक्सेप्शन वाला पार्ट आपको बताऊँ। भाई केमिस्ट्री पढ़े एक्सेप्शन ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो सुनो, अपवाद की अगर मैं बात करूँ, ठोस जो है वो बर्फ जल की तुलना में हल्की होती है। ठोस बर्फ जो होती है वो जल की तुलना में कैसी होती है, हल्की होती है। हमें ऐसा लगता है कि कहाँ पानी, कहाँ ये सॉलिड स्टेट में है, इसकी डेंसिटी कैसी होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं होती है भाई। पहली बात तो बर्फ़ की अगर मैं बात करूँ, ये तीनों अवस्थाओं में होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। और ठोस बर्फ जो होती है ना, उसके वो जो होती है वो जल की तुलना में ऑब्वियसली हल्की होती है तथा जल पर इसीलिए आसानी से तैरती है। अगर हल्की नहीं होती तो वो पानी पर क्यों तैरती? तो अर्थात जल के ठोस रूप का जो घनत्व होता है वो जल के द्रव रूप की तुलना में कैसा होता है, कम। और यही कारण है कि ये पानी में क्या करती है भाई, तैरने का काम करती है। ये यहाँ पर लिक्विड का एग्जाम्पल दिया है, कुछ नहीं है। ये भी यहाँ पर एक लिक्विड का एग्जाम्पल दिया है। ओके, चलिए सो आगे बढ़ते हैं, आगे की तरफ अब हम चलते हैं। हमने बहुत अच्छे से ना द्रव अवस्था को पढ़ लिया, हमने बहुत अच्छे से लिक्विड स्टेट को जान लिया है। अब जानने की बारी किसकी आती है भाई, गैसियस स्टेट की, यानी कि गैसीय अवस्था की। तो क्या होती है ये गैसीय स्टेट, गैसीय अवस्था, चलो जानते हैं। सबसे पहला पॉइंट, पदार्थ की एक ऐसी अवस्था बेटा
जिसमें पदार्थ का जो आकार है वह आयतन दोनों ही निश्चित नहीं होते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, गैस बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। हमने क्या जाना कि भाई जो गैस होती हैं इसका ना तो वॉल्यूम फिक्स होता है और ना ही इसका जो है आकार फिक्स होता है। दोनों ही चीज़ें कैसी होती हैं, निश्चित नहीं होती हैं। यही क्या कहलाती है, गैस कहलाती है। एग्जाम्पल हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, जल वाष्प, ये सब गैसियस फॉर्म में ही जाएंगे। गैसियस फॉर्म में जाने के पीछे इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़, कुछ गुणधर्म को हम जानते हैं। जैसे सबसे पहले हम जानेंगे कि गैसों में द्रव्यों के समान बहाव की प्रकृति होती है, इसलिए इन्हें हम तरल भी मानते हैं। बिल्कुल सही बोला है, इन्हें फ्लूइड की कैटेगरी में काउंट किया जाता है। रीज़न इसके पीछे ये है क्योंकि गैसों में भी बहाव की प्रवृत्ति होती है। जैसे कि किसमें होती है, लिक्विड में होती है, वैसे ही बहाव की प्रवृत्ति किसमें होती है, गैसों में भी होती है। यही कारण होता है कि इसीलिए इन्हें तरल की कैटेगरी में रखा जाता है। ओके, कई गैसें अन्य गैसों में कणों की उच्च गति तथा उनके बीच विस्तृत स्थान के कारण तीव्रता से विस्तृत हो जाती हैं। ये भी बिल्कुल सही है। अब ये क्या करती हैं, देखो डिफ्यूज़न सॉलिड में पॉसिबल नहीं है क्योंकि पार्टिकल्स पास पास है। लिक्विड में पढ़ा ही था हमने, होता है थोड़ा सा, और गैस में क्या होता है, ज़्यादा। क्यों? क्योंकि कई गैसें अन्य गैसों में कणों की उच्च गति, इनमें कणों की गति कैसी होती है, ज़्यादा होती है। ज़्यादा स्पेस है तो पार्टिकल्स इजीली ट्रैवल करते रहते हैं और इनके बीच जो स्पेस होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा होता है डिफ्यूज़न यानी विसरण के लिए। ठीक है, तो गैसों की उच्च विसरण प्रवृत्ति के कारण इसमें विसरण की प्रवृत्ति कैसी होती है, बहुत ज़्यादा होती है। और विसरण के लिए पार्टिकल्स दूर होने चाहिए, पार्टिकल्स ट्रैवल करते रहने चाहिए इजीली, और उनके बीच में इतना स्पेस होना चाहिए। तो वो चीज़ सारी है यहाँ पर। तो हमने क्या नोटिस किया भाई, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि गैसों की उच्च विसरण प्रवृत्ति के कारण पके हुए गर्म खाने की जो महक होती है या गंध हमारे पास तक कुछ ही क्षणों में पहुँच जाती है। खाने की गंध के कण वायु में मिल जाते हैं और रसोई में फैलकर हम तक पहुंच जाते हैं। जलती हुई सुगंधित लकड़ी बोल दो या फिर अगरबत्ती की सुगंध, इसके धुएं के कारण वायु में चारों ओर क्या हो जाती है, विसरित हो जाती है। तो हम कई बार ऐसा होता है ना कि हमारे घर में भाई किचन में खाना बन रहा है, हम बिल्कुल अपने अंदर वाले रूम में बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी उसकी जो खुशबू होती है वो हमारे रूम तक आती है। फिर हम भागे भागे जाते हैं मम्मी के पास कि मम्मी आज खाने में क्या बना है, कुछ स्पेशल, बहुत अच्छी खुशबू आ रही, मतलब कुछ अच्छा ही बना होगा। ये चीज़ सबके साथ होती ही है ना। हम कितनी पढ़ाई कर रहे हो, मतलब मेरे साथ भी ऐसा होता है। हालांकि मैं सिंपल फूड ही खाती हूँ, ज़्यादा मुझे तामझाम पसंद नहीं आता, पर फिर भी कई बार मुझे खुशबू आती है तो फिर मैं जाती हूँ चेक करने के लिए। इतना कौन चिल्ला के पूछे, तो फिर मैं चेक करने के लिए जाती हूँ। तो वो एक्चुअली में जो खुशबू हमारे तक आई ना, गैसों के गुणों के कारण आई है, क्योंकि यहाँ पर गैसों में विसरण कैसा हुआ है, बहुत ज़्यादा। ये आप अपने खाने से संबंधित एग्जाम्पल दे सकते हो कि भाई खाना जो घर में बनता है उसकी जो खुशबू आती है वो कैसे जो है पूरे घर में फैल जाती है। दूसरी चीज़ की अगरबत्ती की आप खुशबू भी बता सकते हो, उसकी भी आप गंध का यूज़ कर सकते हो, सुगंध का यूज़ कर सकते हो। लकड़ी जो है उसका भी आप यूज़ कर सकते हो। क्यों? क्योंकि लकड़ी या फिर हम अगरबत्ती की बात करें तो जब उसको जलाया जाता है तो हम देखते हैं कि उसकी जो खुशबू है पूरे रूम में आ जाती है, क्योंकि ये गैसियस फॉर्म में होती है। पार्टिकल्स कैसे होते हैं, दूर दूर है, तो ये इजीली क्या होती है, घूमते घूमते हम तक पहुंच जाती है। यहाँ पर इसका विसरण सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, यही कारण है कि ये क्या करती है, हम तक पहुंच जाती है। नाउ नेक्स्ट आते हैं संपीड़न की तरफ। तीसरा अगला डिस्कशन का पॉइंट, और वो क्या है, संपीड़न। मैम ये संपीड़न क्या होता है ना। कंप्रेशन होता क्या है, तो डिफ्यूज़न हो गया, शेप और साइज़ हो गया, हमने सारी चीज़ें जानी। अब कंप्रेशन के बारे में भी जानना बनता है। सो गैस की संपीड़ितता काफ़ी अधिक होती है, वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने एक ली है सुई। सुई पता है ना सबको, निडल्स जो हमें सुई लगती है ना, हाथों पे, हिप्स पे। तो होता ये है कि जैसे हमने लिया इसको, मुझे आप खुद ही बताओ, देखो मुझे बना लेने दो पहले, तो ऐसा ऐसा, ठीक है, और फिर मैंने इसे क्या कर दिया है, इससे कवर कर दिया है। ठीक है, अब क्या होता है, इसे कंप्रेस करने के लिए नीचे कुछ दिया भी जाता है ताकि हम इससे इसे क्या करें, कंप्रेस करें। अब इसके अंदर ना कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हालांकि ये सुई जो है वो बहुत ज़्यादा मोटी बन गई, इंसान पागल हो जाएगा जिसको ये लग गई बाई चांस तो।
है ना। तो अगर हम इसे कंप्रेस करते हैं, है ना, हमारा अपना फिंगर रख के ऐसे नहीं कंप्रेस किया जाता है, तो अगर इसे कंप्रेस करते हैं तो ऑब्वियसली इसमें कंप्रेशन होगा और ये जो है हो सकता है आगे तक भी चला जाए। हालांकि इसकी जो हाइट है थोड़ी छोटी है, थोड़ा सा बड़ा बनाना था तो फिर इजीली हम बोल सकते थे कि ये अंदर तक चला जाएगा। क्योंकि जो गैसें होती हैं उनमें संपीड़न कंप्रेशन सबसे ज़्यादा होता है। सबसे कम संपीड़न या होता ही किसमें नहीं है, सॉलिड में। इस पूरे में अगर मैं रेत भर देती हूँ, थोड़ा दिमाग लगाओ कि इस पूरे में अगर मैं रेत भर देती हूँ तो ये कंप्रेस होगा क्या, हम कंप्रेस ही नहीं कर पाएंगे, उसमें सॉलिड है पूरा, स्पेस ही नहीं है, जगह ही नहीं है। लिक्विड में भी ये चीज़ इस हद तक पॉसिबल नहीं है, तभी तो कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा कंप्रेशन किस में होता है, गैसों में होता है। सो गैस की संपीड़ितता काफ़ी अधिक होती है, अर्थात निश्चित मात्रा में गैसों को बहुत कम आयतन तक संपीड़ित किया जा सकता है। हमारे घरों में खाना बनाने में उपयोग की जाने वाली द्रवित पेट्रोलियम गैस जो होती है, एलपीजी की बात करें, या फिर अस्पतालों में दिए जाने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर में क्या होती हैं, संपीड़ित गैस होती हैं। समझ पा रहे हो। सो हमारे घरों में खाना बनाने के लिए आपको पता है सिलेंडर्स होते हैं, तो उनमें जो गैस होती हैं वो एलपीजी होती हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस होती है। इवन जो हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ पर जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स होते हैं उनमें भी कुछ मात्रा में इसका यूज़ किया जाता है। और आजकल वाहनों में ईंधन मतलब समझ रहे हो फ्यूल के फॉर्म में भी, ईंधन मतलब समझ रहे हो फ्यूल के रूप में भी संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी सीएनजी का उपयोग किया जाता है। संपीड़ितता काफ़ी अधिक होने के कारण गैसों के अत्यधिक आयतन को एक कम आयतन वाले सिलेंडर में संपीड़ित किया जा सकता है। तभी तो मैंने कहा था इसका आयतन फिक्स नहीं हो सकता है। अब आप ये सेंटेंस देख लो, अब आप इस सेंटेंस को देखो, इस सेंटेंस को समझो। तो भाई संपीड़ितता काफ़ी अधिक होने के कारण गैस के अत्यधिक आयतन को एक कम आयतन वाले सिलेंडर में संपीड़ित किया जा सकता है एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा भी जा सकता है। ठीक है, अगली कहानी की तरफ आए तो हमने 3 पॉइंट देख लिए हैं। उम्मीद करती हूँ कि तीनों पॉइंट आपको समझ में बेटा आ गए होंगे गैसों को लेकर। तो चौथा पॉइंट समझते हैं। गैसीय अवस्था में कणों की जो गति होती है अनियमित होती है और अत्यधिक तीव्र होती है। बिल्कुल होती है भाई। ये गैसियस फॉर्म में मान लेते हैं कि जो पार्टिकल्स है वो इतने दूर दूर हैं, तो ये तो कहीं पे भी ऐसे घूमते फिरते रहेंगे, इनकी गति निश्चित थोड़ी ना है, ज़्यादा स्पेस है इनके पास। जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, आपके घर में भी कोई ना कोई छोटा बच्चा होगा ही, तो उसको एक अगर हम खाली रूम में छोड़ देते हैं, अगर हम उसे खाली रूम में छोड़ते हैं तो हमने नोटिस किया है कि वो इधर उधर भागता रहता है। उसको ये नहीं पता कि कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए, कहाँ कांच रखा है, कहाँ नहीं रखा है, वो केवल भागता रहता है। और वहीं अगर हम उसे एक छोटी सी जगह पर लेकर बैठे हुए हैं, एक छोटा सा ही कमरा है मान लो, तो वो उसके पास स्पेस ही नहीं होगा, जा ही नहीं पाएगा। तो वैसे ही हम यहाँ पर पार्टिकल्स के बारे में बोल सकते हैं कि भाई गैसीय अवस्था में कणों की गति कैसी होती है, अनियमित, इर्रेगुलर होती है ना, और अनियमित हो और अत्यधिक तीव्र होती है। इतनी तीव्र क्यों होती है, क्योंकि भाई ये इजीली क्या कर सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं, तो फिर ये करते हैं। इस अनियमित गति के कारण ये कण आपस में तथा बर्तन की दीवारों से टकराते हैं। क्या कहा है कि इस अनियमित गति के कारण ही ये जो पार्टिकल होते हैं वो आपस में टकराते हैं, या फिर अगर ये किसी बर्तन की बात चल रही है तो इससे टकराने का काम करते हैं। ठीक है, बर्तन की दीवार पर गैस जो है वो कणों द्वारा प्रति इकाई क्षेत्रफल पर होना चाहिए वो, है ना, तो लगे बल के कारण गैसों का दबाव बनता है। वायु गैसीय अवस्था का उदाहरण है, बिल्कुल सही कहा है। और ये ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, अक्रिय गैसों आदि का क्या होता है, मिक्सचर यानी कि मिश्रण। अन्य गैसों के उदाहरण भी यहाँ पर हैं, जैसे हाइड्रोजन है, जैसे अमोनिया है, जैसे नाइट्रोजन है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है ना। अच्छा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ही लिखा है, रुक जाओ भाई, कार्बन डाइऑक्साइड तो ऊपर हो गया ना। और साथ ही साथ क्या लिखा है, सल्फर डाइऑक्साइड लिखा है। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? चलो जल्दी से इसका क्या ले लेंगे भाई, स्क्रीनशॉट, फटाफट से ऐसे लो। चलिए भाई, तो स्क्रीनशॉट होता है डन। और अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ हमारे अगले पॉइंट को जानने के लिए। सो हमारा 4th पॉइंट हो चुका है, कणों की अनियमित गति के बारे में जान लिया, और फिर जिसके कारण हमने ये देखा कि भाई वो काफ़ी तीव्र होते हैं। सभी जीव जीवित रहने के लिए श्वसन करते हैं, अतः ठोस, द्रव तथा गैसें द्रवों में विसरण कर सकते हैं। बिल्कुल सही बोला है।
और गैसों का जो घनत्व होता है वो कैसा होता है, न्यूनतम होता है, यानी कि कम होता है डेंसिटी, क्योंकि सॉलिड में कैसी होती है, सबसे ज़्यादा, लिक्विड में कैसी होती है, सॉलिड के कंपैरिजन में कम होती है, और गैसों की डेंसिटी कैसी होती है, सबसे कम होती है, न्यूनतम होता है। समान आयतन के ठोस या द्रव की तुलना में गैस कैसी होती है, हल्की भी होती है ना। लेकिन ये डेंसिटी वाला सेक्शन थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि जो गैसों में है ना डेंसिटी होती है, यानी कि बेटा जो घनत्व होता है ना, गैसों की जो डेंसिटी होती है यानी कि जो घनत्व होता है ना, वो कैसा होता है, सबसे कम होता है। न्यूनतम बोल दो या फिर आप क्या बोल सकते हो, सबसे कम भी बोल सकते हो। ओके चलिए, तो ये थी कहानी। इसका भी जल्दी से क्या ले लेंगे बेटा, आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे फटाफट से। नाउ नेक्स्ट आते हैं पदार्थ का अवस्था परिवर्तन। अगला हमारा डिस्कशन का पॉइंट है पदार्थ का अवस्था परिवर्तन। सो दैनिक जीवन में, अच्छा ये पदार्थ का अवस्था परिवर्तन हम पढ़ ही क्यों रहे हैं, आपने कई बार देखा होगा कि पदार्थ की एक अवस्था दूसरे में, तीसरे में अलग अलग रूप में कन्वर्ट होती रहती है, चेंज होती रहती है, परिवर्तित होती रहती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये परिवर्तन होता कैसे है, केमिस्ट्री में इसे किस नाम से जाना जाता है और परिवर्तन के पीछे कारण क्या है। तो चलिए अभी हम फटाफट से इसी को जानते हैं। तो आपको बेस्ट एग्जांपल में सबसे पहले तो बताऊं कि जो सॉलिड है, सॉलिड में जो आइस है, आइस जो है हमने देखा ये लिक्विड में भी कन्वर्ट हो जाती है और ये गैस में भी क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। सो दैनिक जीवन में हम विभिन्न पदार्थों के संपर्क में आते हैं जो 3 अवस्थाओं में पाए जाते हैं भाई, सॉलिड, लिक्विड और क्या बेटा, गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस। उदाहरण के लिए जैसे वाटर हो गया, मोम हो गया, घी हो गया आदि, ये सब इसमें आते हैं। प्रेक्षित उदाहरणों में जल सबसे सामान्य है, क्यों, क्योंकि तीनों ही अवस्थाओं में होता है। अगर हम इसमें बर्फ़ की बात करें तो ये सॉलिड में होगा, है ना, पानी की ही बात करें लिक्विड में, और अगर हम इसमें जल वाष्प की बात करें तो ऑब्वियसली ये गैसियस फॉर्म में होगा। तो ये तीनों ही रूपों में, तीनों ही अवस्थाओं में पाया जाता है। लेकिन अब एक्चुअली में हम पदार्थ की इन अवस्थाओं के रूपांतरण के बारे में जानते हैं। जो 2 चीज़ें जिनमें मैटर करती हैं, एक तो टेम्परेचर में चेंज, ताप परिवर्तन, और दूसरा करता है बेटा दाब में परिवर्तन। ध्यान से सुनेंगे, पदार्थ की अवस्थाएं परिवर्तनीय होती हैं, बिल्कुल सही कहा है, ये चेंज होने वाली होती हैं, लेकिन ज़बरदस्ती नहीं, सब नहीं हो सकती, जो होती हैं उन पे हम पहले तो डिस्कशन करते हैं, मोस्टली तो होती हैं। सो पदार्थ की जो अवस्थाएं हैं वो परिवर्तनीय होती हैं, ये ताप या दाब में परिवर्तन से परिवर्तित हो सकती हैं 100%, या तो टेम्परेचर में चेंज करके या तो दाब में परिवर्तन करके, इन दोनों ही माध्यम से इनमें चेंज किया जा सकता है। सो ये ताप या फिर दाब में परिवर्तन से ही परिवर्तित हो सकती हैं। ताप या दाब के प्रभाव के कारण द्रव्य के एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन की जो प्रक्रिया होती है ना, उसको द्रव्य, द्रव्य मतलब समझ रहे हो, यहाँ द्रव्य नहीं लिखा है, द्रव्य लिखा है जो तीनों ही अवस्थाओं के लिए है बेटा, चाहे वो कैसा हो, सॉलिड हो, चाहे वो कैसा हो, लिक्विड हो, या फिर वो कैसा हो बेटा, गैसियस फॉर्म में हो, तीनों के लिए ही ये चीज है। सो एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया को ही हम द्रव्य का अवस्था परिवर्तन कहते हैं। द्रव्य में भी किसका, सॉलिड का, लिक्विड का और गैस का। निम्न 2 कारक या कोई एक पदार्थ की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन को पॉसिबल बनाता है। तो पहले तो अपने दिमाग में ये चीज़ छाप लो कि एक अवस्था से दूसरी अवस्था में अगर पदार्थ का परिवर्तन हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल अगर वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है, गैस से सॉलिड में, ऐसा कुछ भी अगर हो रहा है, सो इसके होने के पीछे 2 रीज़न होंगे। एक तो उसका टेम्परेचर होगा, एक तो उसका क्या होगा बेटा, टेम्परेचर होगा, और दूसरा उसका दाब यानी कि क्या होगा, प्रेशर होगा। समझ पा रहे हो, इसका क्या होगा, प्रेशर होगा। ओके चलिए, तो अब एक काम करते हैं, ये इन दोनों ही कहानियों को अच्छे से जान लेते हैं कि अवस्था परिवर्तन में जो सम्मिलित कुछ शब्द थे, ताप और दाब, उन्हीं को हम थोड़ा सा समझते हैं। जहां सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ इनके आधार पर कैसे अवस्थाएं चेंज होती हैं, कैसे अवस्थाओं में परिवर्तन होता है, जिनमें सबसे पहले हम जानने जा रहे हैं गलन या गलनांक या फिर गलनांक बिंदु के बारे में।
क्या कहा मैंने आप सभी से कि गलन क्या होता है, गलनांक क्या होता है, या फिर गलनांक बिंदु क्या होता है, इनके बारे में हम जानने जा रहे हैं। सो किसी ठोस को ऊष्मा देते रहने पर एक ऐसी स्थिति आती है जब ऊष्मा में वृद्धि करने पर भी तापमान अपरिवर्तित रहता है। क्या कहा बेटा? तो हमने देखा कि किसी ठोस को ऊष्मा देते रहने पर एक ऐसी स्थिति आती है जो ऊष्मा में वृद्धि करने पर भी तापमान कैसा रहता है? अपरिवर्तित रहता है, तथा ठोस द्रव अवस्था में परिवर्तित होने लगता है। जो ठोस होता है वो द्रव अवस्था में परिवर्तित होने लगता है। ठोस के द्रव में परिवर्तन होने की एक क्रिया पता है क्या कहलाती है? गलन कहलाती है। गलन शब्द किसके लिए है? तो ठोस का द्रव में परिवर्तित होने की जो घटना है इसी को आप क्या बोलेंगे बेटा? गलन बोलेंगे। तो किसी ठोस को ऊष्मा देते रहने पर एक ऐसी स्थिति आएगी जब ऊष्मा में वृद्धि करने पर भी तापमान अपरिवर्तित रहता है तथा ठोस द्रव अवस्था में परिवर्तित होने लगता है, और ठोस के द्रव में परिवर्तित होने की इस क्रिया को गलन कहते हैं। वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई ठोस एक वायुमंडलीय दाब पर द्रव में परिवर्तित हो जाता है उस ठोस का गलनांक ही कहलाता है। और प्रत्येक क्रिस्टलीय ठोस के लिए इसका मान पहले से ही मैं बता दूं ये निश्चित ही होता है। सो गलन क्या होता है? ठोस का एक निश्चित ताप पर द्रव में परिवर्तित होने की घटना को ही हम क्या बोलते हैं? सो इसी घटना को हम बोलते हैं गलन। पहली बात तो ठोस के द्रव में परिवर्तित होने की क्रिया ही गलन कहलाती है। फिर गलनांक क्या होता है? तो गलनांक शब्द के बारे में सुनेंगे। वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई ठोस एक वायुमंडलीय दाब पर द्रव में परिवर्तित हो जाता है उस ठोस का गलनांक कहलाता है। ठीक है ना? उसे हम क्या कहते हैं? गलनांक कहते हैं। तो नेक्स्ट आते हैं इसका कुछ एग्जाम्पल समझने के लिए। तो ठोस का द्रव में परिवर्तित होने की घटना ही गलन कहलाती है। ठीक है, बर्फ का गलनांक बिंदु क्या होता है? सो भैया ये 0 डिग्री सेल्सियस होता है, ये इसका गलनांक बिंदु है। और अगर केल्विन में पूछेंगे ना तो 273.16 केल्विन ये होता है। गलनांक बिंदु वास्तव में ठोस के कणों के बीच आकर्षण बलों के सामर्थ्य को दर्शाता है, और पदार्थ का उच्च गलनांक होने का अर्थ पदार्थ के कणों के बीच उच्च आकर्षण बल यानी कि अट्रैक्शनल फोर्स कैसा होगा? ज्यादा होगा, है ना? इसके कारण ऐसा होता है। नाउ नेक्स्ट आते हैं क्वथन तथा क्वथनांक की तरफ। सो अगला हमारा डिस्कशन का पॉइंट क्या है भाई? वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्वथन तथा क्वथनांक को अब हम यहाँ पर जानने जा रहे हैं कि क्या होता है। सो सुनो, द्रव को गर्म करने पर उसका ताप बढ़ने लगता है। बिल्कुल ऐसा होता है कि जब भी द्रव को क्या किया जाता है? गर्म। सो उसको गर्म करने पर उसका जो टेम्परेचर है, ताप है, वो भी बढ़ने लगता है। और निरंतर गर्म करते रहने पर एक ऐसी स्थिति आती है जहां द्रव का जो ताप है वो स्थिर हो जाता है, और इस स्थिर ताप पर द्रव के भीतर वाष्प के बुलबुले उठने लगते हैं, और इस क्रिया को ही क्या कहा जाता है? क्वथन कहा जाता है। यही की क्रिया क्या कहलाती है? क्वथन। सो द्रव को गर्म करने पर उसका ताप ऑब्वियसली बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, और निरंतर गर्म करते रहोगे तो एक ऐसी स्थिति आ जाएगी कि वो द्रव जो है उस पर ताप स्थिर हो जाता है, और इस स्थिर ताप पर द्रव के भीतर वाष्प के बुलबुले बनना स्टार्ट हो जाते हैं, और यही क्रिया क्या कहलाती है? क्वथन। और वह निश्चित ताप जिस पर यह क्रिया होती है क्वथनांक कहलाता है। एक निश्चित ताप उसका क्या कहलाता है? क्वथनांक कहलाता है। इस ताप पर द्रव का जो वाष्प दाब होता है, वेपर प्रेशर होता है, वो वायुमंडलीय दाब के समान हो जाता है। अतः वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब एक वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उस द्रव का क्वथनांक कहलाता है। और प्रत्येक शुद्ध द्रव के लिए इसका मान कैसा होता है? निश्चित होता है बेटा। कैसा होता है? निश्चित। उदाहरण के लिए जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है, अर्थात 100 डिग्री सेल्सियस पर जल का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। ठीक है, चलिए। सो हमने क्वथन या क्वथनांक के बारे में भी यहाँ पर क्या कर लिया है बेटा? जान लिया है। नाउ नेक्स्ट आते हैं अब हम अपनी अगली कहानी ऊर्ध्वपातन की तरफ। सब्लिमेशन की एक प्रोसेस होती है। चलो सब्लिमेशन के प्रोसेस के बारे में जानते हैं, है ना? हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं किसके बारे में? सो हम यहाँ पर सब्लिमेशन के बारे में जानने जा रहे हैं। सो कुछ ठोस ऐसे भी होते हैं जो गर्म करने पर बिना द्रव में परिवर्तित हुए सीधे वाष्प में बदल जाते हैं।
क्या कहा है कि भाई एक ऐसी प्रक्रिया जहां पर उसे एक निश्चित ताप देने पर, तापमान प्रदान करने पर वो बिना द्रव में परिवर्तित हुए सीधे वाष्प में बदल जाती है, इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तथा ठंडा करने पर ये वापस से ठोस अवस्था में ही परिवर्तित हो जाता है। ऐसे पदार्थ जो है ऊर्ध्वपातन सब्लिमेट कहलाते हैं और ये प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है। कपूर इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, अमोनियम क्लोराइड इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, आयोडीन नैप्थलीन इसका क्या है, बेस्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि भाई कुछ ठोस ऐसे भी होते हैं जिनको गर्म करा जाता है, सो बिना लिक्विड में चेंज हुए वो डायरेक्टली किसमें जो है, वाष्प में चेंज हो जाते हैं, और यही प्रक्रिया जो है वो ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन प्रोसेस कहलाती है। यहाँ पर जो ये एग्जाम्पल आपको दिखाई दे रहा है ना, इमेज जो है वो कपूर की इमेज है। नेक्स्ट आते हैं वाष्पीकरण के बारे में जानने के लिए। सो क्वथनांक से नीचे किसी भी ताप पर द्रव की सतह से द्रव के कणों के वाष्प में परिवर्तित होने की क्रिया ही क्या कहलाती है, वाष्पन कहलाती है। तो द्रव के जो कण होते हैं, लिक्विड का वेपर में चेंज होना, वाष्प में चेंज होने की जो प्रोसेस होती है ना, उसी को हम वाष्पीकरण कहते हैं। वही प्रक्रिया क्या कहलाती है, वाष्पीकरण कहलाती है। हिमीकरण अथवा हिमांक, बेसिकली ये जो वर्ड है ना, ये जमाव से संबंधित है। आप देख पा रहे हो ना, यहाँ पर ये कैसा हुआ है, जमा हुआ आपको दिखाई दे रहा है, बर्फ के फॉर्म में, बर्फ के रूप में। सो जब किसी द्रव का टेम्परेचर घटाया जाता है तो इसके कणों की जो गतिज ऊर्जा है वो भी घटने लगेगी, तथा एक निश्चित ताप पर या उससे नीचे इन कणों के बीच अंतराण्विक आकर्षण प्रबल जो है वो होने लगेगा। अंततः द्रव ठोस में परिवर्तित होने लगता है, और द्रव के ठोस में परिवर्तित होने की इस प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, हिमीकरण कहते हैं। क्या बोलते हैं, हिमीकरण कहते हैं। वह निश्चित ताप जिस पर यह क्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं, हिमांक कहलाते हैं, कहते हैं। तो द्रव के ठोस में यानी लिक्विड के सॉलिड में चेंज होने की जो प्रोसेस होती है वो हिमीकरण यानी कि जमाव कहलाती है। आप देखो ना, ये जो वाटर है वही तो किस में कन्वर्ट हुआ है, ये आइस में कन्वर्ट हुआ है। किस में कन्वर्ट हुआ है, बर्फ में कन्वर्ट हुआ है, और यही प्रोसेस क्या है, हिमीकरण, जिसे हम हिमांक के नाम से जानते हैं। सो जब किसी द्रव का ताप घटाया जाता है, आपको पता है ना, टेम्परेचर कम होता जाएगा। सर्दी के टाइम पे क्या होता है, टेम्परेचर कम ही होता है, गर्मी के टाइम पे टेम्परेचर बढ़ता है। जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा गर्मी उसके अकॉर्डिंग होती है, जितना ज़्यादा टेम्परेचर घटेगा कम होगा, सो उसके अकॉर्डिंग सर्दी होती है, मतलब ठंड रहती है उतनी ज़्यादा। हम बोलते हैं ना, आज तो टेम्परेचर इतना घट गया, इतना कम हो गया, क्यों, क्योंकि ये जो टेम्परेचर घटा है तो उससे सर्दी जो है वो फिर ज़्यादा बढ़ेगी। सो जब किसी द्रव का ताप जो है वो घटाया जाता है तो इसके कणों के बीच जो गतिज ऊर्जा है वो भी घटने लगती है, और एक निश्चित ताप पर या उससे नीचे इन कणों के बीच अंतराण्विक आकर्षण बल प्रबल होने लगते हैं। कंडेंसेशन की बात करते हैं, संघनन की बात करते हैं कि ये संघनन क्या होता है, कंडेंसेशन क्या होता है। सो तापमान तथा दाब की विशेष परिस्थितियों में पदार्थ की गैस अवस्था के द्रव अवस्था में परिवर्तन की जो घटना है उसी को हम संगठन कहते हैं। सिंपली ध्यान रखिएगा, गैस का द्रव में कन्वर्ट होना, गैस का लिक्विड यानी कि द्रव में कन्वर्ट होना ही क्या कहलाता है, संघनन कहलाता है। ये वाष्पीकरण प्रक्रम के विपरीत होता है। जो वाष्पीकरण की प्रक्रिया होती है ना, ये उसके क्या होता है, ऑपोजिट होता है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और आगे की कहानी को जानते हैं। ये वाला पूरा सेक्शन हमारा होता है अच्छे से कंप्लीट। नाउ अब मैं आपको बताने जा रही हूँ क्या, सो मैं बताने जा रही हूँ तापमान परिवर्तन का प्रभाव। जी हाँ, अब हम डिस्कस करेंगे तापमान परिवर्तन का प्रभाव। सो बात कुछ ऐसी है कि टेम्परेचर के चेंज होने का भी डेफिनेटली इफेक्ट पड़ता है, पर कैसे पड़ता है तो उसके लिए ये पूरी कहानी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। और यस, अभी हमने जो ये पूरा देखा ना कि जमाव कब हुआ, हिमीकरण या हिमांक कब हुआ, संघनन कब हुआ, इसी को ही अभी मैं एक चार्ट की हेल्प से भी आप सबको समझाऊंगी, है ना। इस चार्ट की हेल्प से मैं आपको समझाऊंगी, पर ध्यान से सुनेंगे। तापमान परिवर्तन का भी प्रभाव पड़ता है, कैसे पड़ता है तो ध्यान से सुनो। जब ठोस के तापमान को बढ़ाया जाता है तो उसके कणों की गतिज ऊर्जा भी क्या होगी, बढ़ेगी। ऑब्वियसली जब सॉलिड के टेम्परेचर को हम क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। सॉलिड के तापमान यानी कि टेम्परेचर को जब क्या किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा, इंक्रीज किया जाएगा, तो उसके पार्टिकल्स की जो गतिज ऊर्जा है वो भी क्या होगी, बढ़ेगी। गतिज ऊर्जा में वृद्धि होने के कारण कण अधिक तेजी से कंपन करने लगते हैं। जब गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी तो जो पार्टिकल्स यानी कि कण होंगे वो बहुत तेजी से वाइब्रेट होना क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। और क्योंकि इनमें पार्टिकल्स ऑब्वियसली कैसे हैं, बहुत पास हैं,
ऊष्मा द्वारा प्रदान की गई ऊर्जा जो होगी वो कणों के बीच लगने वाले आकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करती है। इस कारण कण अपने नियत स्थान को छोड़ देते हैं और अधिक स्वतंत्र होकर गति करने लगते हैं। तथा एक अवस्था ऐसी भी आती है जब ठोस पिघलकर द्रव में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। एक अवस्था ऐसी भी आती है जब ठोस मिलकर द्रव में परिवर्तित हो जाता है। समझे कि नहीं समझे? तो हमने क्या देखा कि हमने ये देखा कि ऊष्मा द्वारा प्रदान की गई ऊर्जा कणों के बीच लगने वाले आकर्षण बल के विरुद्ध काम करती है। इस कारण कण अपने नियत स्थान को छोड़ देते हैं और अधिक स्वतंत्र होकर गति करने लगते हैं। तथा एक अवस्था ऐसी भी आती है जब ठोस जो है वो पिघल जाता है और वो द्रव में परिवर्तित हो जाता है। और जब द्रव को अतिरिक्त ऊर्जा दी जाती है तो कण फिर तेजी से गति करने लगते हैं और एक निश्चित ताप पर किसी बिंदु पर जब कणों की ऊर्जा उनके बीच आकर्षण बलों को तोड़ देती है और मुक्त करने के लिए पर्याप्त होती है तो इस ताप यानी कि क्वथनांक पर द्रव जो है वो गैस में परिवर्तित होना प्रारंभ कर देता है। ताप में कमी द्वारा शीतलता द्वारा गैस को द्रव अवस्था में परिवर्तित किया जा सकता है तथा द्रव को ठोस अवस्था में परिवर्तित किया जा सकता है। ओवरऑल देखा जाए तो टेम्परेचर का प्रभाव यहाँ पर बताकर इनकी कहानी को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया है कि तापमान परिवर्तन का भी इस पर क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। अगर टेम्परेचर को बढ़ाया जाएगा या फिर घटाया जाएगा सो यस, ये आपके ठोस के द्रव, द्रव से गैस, गैस से द्रव, द्रव से ठोस, ये चीज़ें जो है ऑटोमेटिकली चेंज होती रहेंगी। सो भौतिक अवस्था पर तापमान परिवर्तन का जो प्रभाव है वो निम्न प्रकार संक्षिप्त किया जा सकता है। ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से सुनो। अभी मैंने जितना भी आपको पूरा पढ़ाया इतनी देर से, सभी का ही एक सार मैं आपको अब बताने जा रही हूँ। हम चाहते तो डायरेक्ट इसे भी पढ़ सकते थे पर मैंने सोचा कि पहले आपको इन सब का पूरा कॉन्सेप्ट बताऊं। सो बात कुछ ऐसी है कि भौतिक अवस्था पर तापमान परिवर्तन का प्रभाव निम्न प्रकार से ये रहा आप सभी के सामने। सबसे पहले तो ये ठोस अवस्था है, यानी कौन सी स्टेट है, सॉलिड स्टेट है। इसी के साथ ये कौन सी स्टेट है, द्रव अवस्था, यानी कि कौन सी स्टेट हो जाएगी, हमारी लिक्विड स्टेट होगी। ये हमारी गैसियस स्टेट हो जाएगी। तो ठोस अवस्था से द्रव अवस्था जो है ऊष्मा के माध्यम से पॉसिबल है ना। इसी के साथ शीतलता से, जैसे ठोस से द्रव जो है ऊष्मा प्रदान करके इसे जो है द्रव में कन्वर्ट किया जा सकता है और वही ऊष्मा के माध्यम से इसे हम गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। और फिर गैस से द्रव अवस्था में शीतलता के माध्यम से इसे द्रव अवस्था में कन्वर्ट किया जा सकता है और शीतलता प्रदान करके इसे ठोस अवस्था में परिवर्तित किया जा सकता है। अतः हम ये कह सकते हैं कि तापमान बदलकर हम पदार्थ को एक अवस्था से दूसरे अवस्था में बदल सकते हैं। तो ये है हमारी द्रव, ये है गैस और ये क्या है, ठोस है। अब हमने क्या देखा कि द्रव से अगर हम गैस की तरफ आए या फिर गैस से द्रव की तरफ आते हैं, क्या बोला है कि अगर हम गैस से द्रव की तरफ या एक काम करते हैं, सॉलिड से चलते हैं। भाई सॉलिड का द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है, संगलन कहलाता है। और द्रव का सॉलिड में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है, जमना कहलाता है। क्या ये बात समझ में आई, हाँ या ना? तो हमने देखा कि जब कोई पदार्थ ठोस अवस्था में है और वो द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है, उस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, संगलन कहते हैं। और अगर द्रव पदार्थ जो है वो सॉलिड में कन्वर्ट होता है सो इसे हम क्या कहते हैं, जमना कहते हैं। इसी के साथ द्रव अवस्था अगर गैस में कन्वर्ट होती है तो इसे हम क्या बोलते हैं, वाष्पीकरण बोलते हैं। द्रव गैस में कन्वर्ट बिल्कुल हो सकता है, सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है, लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो सकता है और इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, वाष्पीकरण। और गैस जो है वो द्रव में कन्वर्ट हो सकता है, इसे हम क्या बोलते हैं, संघनन बोलते हैं। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? ऐसे ही गैस जो है वो सॉलिड में कन्वर्ट होने को क्या बोलेंगे, निक्षेपण बोलेंगे। और सॉलिड को गैस में कन्वर्ट होने की जो प्रोसेस होती है उसे हम ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। तो हमने ये जाना कि तीनों अवस्थाओं में पदार्थ का अंतरा रूपांतरण कैसे होता है, सॉलिड लिक्विड में, लिक्विड गैस में, गैस सॉलिड में कन्वर्ट तो हो जाता है, लेकिन इसे कन्वर्ट होने को हम क्या बोलते हैं, सभी को मैंने यहाँ पर एक प्रॉपर चार्ट की हेल्प से आप सभी को बता दिया है। ठीक है ना। उम्मीद करती हूँ कि किसी को कोई भी कंफ्यूजन या समस्या नहीं होगी। नेक्स्ट आते हैं दाब परिवर्तन का प्रभाव जानने के लिए। सो पदार्थ की भौतिक अवस्था दाब परिवर्तन द्वारा भी परिवर्तित तो हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। पदार्थ की जो भौतिक अवस्थाएं होती हैं यानी कि जो फिजिकल स्टेट होती हैं,
यानी कि जो फिजिकल स्टेट है ना भाई, वो दाब परिवर्तन द्वारा भी परिवर्तित हो सकती हैं, चेंज हो सकती हैं। किसी गैस के दाब में वृद्धि पर गैस के अणु पास पास आने लगते हैं। जैसे ही गैस के टेम्परेचर में वृद्धि होती है तो उसके जो पार्टिकल्स हैं वो पास पास आने लगते हैं और उनके बीच जो अंतराण्विक बल है ना उसकी प्रबलता भी बढ़ने लगती है, जिससे उसकी स्टेट आसानी से क्या हो सकती है भैया, चेंज हो सकती है, जिससे उसकी अवस्था में परिवर्तन होता है। चलो सेम यही चीज मैं आपको एक छोटू से एग्जांपल से बताती हूँ कि जब किसी गैस पर हम कम तापमान पर ज्यादा प्रेशर लगाते हैं तो जो गैस है वो लिक्विड में कन्वर्ट होगी ही होगी, अर्थात जो है वो गैस है ना वो द्रवित हो जाती है। हमने देखा कि जब किसी गैस को बहुत ज़्यादा मात्रा में हम प्रेशर करते हैं यानी कि उच्च दाब प्रवाहित करते हैं तो वो द्रव में परिवर्तित होती है, अर्थात जो गैस है वो कैसी हो जाती है, द्रवित हो जाती है। इसी के साथ दाब के बढ़ने और तापमान घटने से गैस जो है वो द्रव में बदल सकती है। दाब के बढ़ने और तापमान के घटने से जो गैस है वो किस में बदल सकती है, तो वो बदल सकती है द्रव में। समझ पाए कि नहीं? बिल्कुल सही है भाई। देखो, दाब का बढ़ना, तापमान का बढ़ना, दाब का घटना, तापमान का घटना, इन सभी का पदार्थ की अवस्थाओं में चेंज होने से डायरेक्ट कनेक्शन होता है। ओके, सो पदार्थ की भौतिक अवस्था दाब परिवर्तन पर भी परिवर्तित हो सकती है। किसी गैस के दाब में अगर वृद्धि पर गैस के अणु पास पास आने लगते हैं और उनके बीच जो अंतराण्विक बल होता है उनकी प्रबलता काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगती है, जिससे उसकी स्टेट चेंज हो जाती है। उदाहरण के लिए जब किसी गैस पर कम ताप पर उच्च दाब लगाते हैं तो जो गैस होती है वो द्रव में बदल जाती है, अर्थात जो गैस है वो द्रवित हो जाती है। दाब के बढ़ने और तापमान घटने से गैस जो है वो द्रव में बदल सकती है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि दाब पदार्थ की अवस्था को निर्धारित करता है जब ये ठोस, द्रव या गैस होता है। बिल्कुल सही बोला है कि ये जो दाब है ना ये एक्चुअली में पदार्थ की अवस्था को क्या करता है, निर्धारित, जब ये कैसी हो, सॉलिड हो, लिक्विड हो या फिर कैसी हो बेटा, वो गैस हो। और गैस द्वारा लगाए गए दाब का जो मापन होता है वो वायुमंडल इकाई में मापा जाता है, जो कि ATM के में मापा जाता है। और वायुमंडल में वायु का जो दाब है वही क्या कहलाता है, वायुमंडलीय दाब कहलाता है। हमारे एटमॉस्फेयर में जो एटमॉस्फेयर का दाब होता है, प्रेशर होता है, उसे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब जो होता है वो 1 ATM लिया जाता है, जो सामान्य वायुमंडलीय दाब है। ऊंचाई पर जाने पर वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो डिक्रीज होने लगता है, घटता है। 1 ATM जो है वो बराबर होता है किसके, पहली बात तो 1.01 मल्टीप्लाइड 10⁵ पास्कल के। PA बोले तो पास्कल दाब की SI यूनिट ये होती है। दाब यानी कि प्रेशर की ये क्या है भाई, SI यूनिट है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? सारी चीजें सबको समझ में तो आ रही हैं। चलिए, क्वथनांक से नीचे किसी भी ताप पर द्रव की सतह से द्रव के कणों के वाष्पन में परिवर्तन की क्रिया ही क्या कहलाती है, वाष्पन कहलाती है। एक और वर्ड यहाँ पर हम समझते हैं कि भाई ये वाष्पन शब्द क्या है। एक और वर्ड हम यहाँ समझते हैं वाष्पन क्या है। सो क्वथनांक से नीचे किसी भी ताप पर द्रव की सतह से द्रव के, है ना, द्रव की सतह से द्रव के कणों के वाष्प में परिवर्तन की जो प्रोसेस है वही क्या कहलाती है, वाष्पन कहलाती है। द्रव के अणु विभिन्न वेग से अनियमित गति करते हुए एक दूसरे से टकराते हैं, जिससे उनकी गतिज ऊर्जा चेंज होती रहती है। द्रव के जो पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़े से दूर दूर होते हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन थोड़े से दूर दूर, जहाँ वो एक दूसरे से आपस में किसी चीज़ से टकराते हैं तो उनकी जो गतिज ऊर्जा है डेफिनेटली वो चेंज होगी ही होगी। इस प्रकार कुछ अणुओं की गतिज ऊर्जा इतनी अधिक होती है कि वे पृष्ठ पर आकर धीरे धीरे पृष्ठ को छोड़कर वायुमंडल में जाने लगते हैं, और इस पूरी प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं, वाष्पन कहते हैं। जल को खुला छोड़ देने पर ये धीरे धीरे वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। गीले कपड़े जो हैं वो सूख जाते हैं, ये इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। ये इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। जब हम अपने घरों में कपड़ों को सुखाते हैं तो उसे हम रस्सी पर डाल देते हैं और हम देखते हैं कि वो उसकी जो वाष्प है वो उड़ गई, मतलब जो पानी था वो वाष्प बन के उड़ जाता है। जैसे ही उसे एक टेम्परेचर या तापमान प्रदान किया जाता है तब ऐसा होता है। ऐसा नहीं कि आपने बिल्कुल छत पर डाला है ना और मौसम बिल्कुल नॉर्मल है ना, हवा भी नहीं चल रही है, कुछ भी नहीं हो रहा है और वो डायरेक्ट सूख जाए, तो वो पॉसिबल नहीं है। एक निश्चित ताप जो है, एक प्रॉपर तापमान, टेम्परेचर तो उसे मिलना चाहिए, है ना। तो हमने क्या देखा, क्वथनांक से नीचे किसी भी ताप पर द्रव की सतह से द्रव के कणों के वाष्प में परिवर्तन की क्रिया को ही हम क्या कहते हैं, वाष्पन।
द्रव के जो अणु होते हैं वो विभिन्न वेग से अनियमित गति करते हुए एक दूसरे से टकराते रहते हैं, जिससे उनकी गतिज ऊर्जा जो है भाई वो परिवर्तित होती रहती है। इस प्रकार कुछ अणुओं की गतिज ऊर्जा इतनी ज़्यादा होती है कि वे पृष्ठ पर आकर धीरे धीरे पृष्ठ को छोड़कर वायुमंडल में जाने लगते हैं, और ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? वाष्पन कहलाती है। इस पूरे प्रोसेस या प्रक्रिया को हम वाष्पन कहते हैं। और हमारे द्वारा घरों में कपड़ा सुखाना इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, क्योंकि जब हम कपड़ों को रस्सी पर डालते हैं वो गीले होते हैं, एक निश्चित ताप उसे प्रदान किया जाता है, टेम्परेचर मिलता है, जिसके कारण वो जो वाटर था, पानी था, वो वाष्प बन के उड़ जाता है। नेक्स्ट आते हैं, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले भी कुछ फैक्टर्स यानी कारक होते हैं, जैसे उसकी सतह का क्षेत्रफल मैटर करता है। ऐसा भी नहीं कि हमने गट्ठा बनाया और जाके छत पे रख दिया तो जो कपड़ा था वो सूख जाएगा, नहीं, एरिया भी मैटर करता है। टेम्परेचर तो भाई है ही इंपॉर्टेंट रोल, आर्द्रता भी मैटर करती है, ह्यूमिडिटी और वायु की गति भी मैटर करती है। फिर तो लास्ट में दूसरी चीज़ आएंगी, तो ध्यान से सुनो। अब हमने क्या देखा? द्रव के वाष्पीकरण की जो दर है उसको वो निम्न कारकों पर निर्भर करती है, और वो कारक कौन कौन से हैं? जैसे सबसे पहले सतह का क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल? सरफेस का एरिया। वाष्पीकरण एक ऐसी सतही प्रक्रिया है, सतह क्षेत्र बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए कपड़े सुखाने के लिए हम उन्हें फैला देते हैं, सबसे बेस्ट एग्जांपल है। हमने कपड़े लिए और ऐसे रस्सी पर डाल दिए कुचड़ पुचड़ करके, तो वो नहीं सूखेंगे। लेकिन वही हमने कपड़े लिए, उसे वहाँ पर डाले और प्रॉपर अच्छे से फैला कर डाले, तो वो कपड़ा क्या होगा? वहाँ पर प्रॉपरली सूख जाएगा। टेम्परेचर नेक्स्ट देखिएगा, टेम्परेचर यानी तापमान। ताप बढ़ने पर द्रव में के वाष्पन की दर भी क्या होती है? बढ़ेगी। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, घटेगा नहीं, क्योंकि घटेगा ना तो मौसम ऑब्वियसली कैसा होगा? ठंडा। और जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो मौसम कैसा होगा? थोड़ा सा गर्म। और अगर हम बात करें टेम्परेचर को लेकर, तो ताप बढ़ने पर द्रव के वाष्पन की दर भी बढ़ेगी। तापमान बढ़ने पर कण जो है अधिक वाष्पीकृत हो जाते हैं, और इस कारण गर्मियों के दिनों में वाष्पन सर्दियों या बादलों वाले दिनों की तुलना में कैसा होता है? तीव्र। और इसी कारण गर्मियों के दिनों में टेम्परेचर अधिक होने के कारण, तापमान अधिक होने के कारण जो कपड़े हैं वो जल्दी सूख जाते हैं। वहीं सर्दियों के मौसम में तापमान कम होता है, या जब बादल होते हैं तो भी टेम्परेचर थोड़ा सा अलग होता है, कम ही होता है नॉर्मल डेज के कंपैरिजन में, गर्मियों के कंपैरिजन में, तो तब कपड़े सूखने में थोड़ा सा टाइम लगता है, ज़्यादा टाइम लगता है। लेकिन जब तापमान या टेम्परेचर ज़्यादा होता है, जनरली गर्मी के दिनों में, तो कपड़े भी कैसे होते हैं? जल्दी सूख जाते हैं। सो वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक भी हैं, जिनमें से एक होता है सतह का क्षेत्रफल। तो हमने जाना कि वाष्पीकरण एक सतही प्रक्रिया होती है। सतह क्षेत्रफल जब सतह का क्षेत्रफल बढ़ेगा, सो वाष्पीकरण की दर भी क्या होगी? बढ़ेगी। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट आते हैं आर्द्रता के बारे में जानने के लिए। सो वायु में विद्यमान जलवाष्प की मात्रा को ही हम आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी कहते हैं, और किसी निश्चित तापमान पर हमारे आसपास की वायु में एक निश्चित मात्रा में ही क्या होता है? जलवाष्प है। किसी निश्चित तापमान पर हमारे आसपास की वायु में एक निश्चित मात्रा में ही क्या होता है? जलवाष्प होता है। और जब वायु में जलवाष्प की मात्रा पहले से ही अधिक होगी तो वाष्पीकरण की दर घट जाएगी, है ना? तो हमने क्या देखा? वायु में विद्यमान जलवाष्प की मात्रा को ही हम क्या बोलते हैं? तो जलवाष्प जो होता है उसी की मात्रा आर्द्रता कहलाती है। और किसी निश्चित तापमान पर हमारे आसपास की वायु में एक निश्चित मात्रा में जलवाष्प होती है ना? जलवाष्प की जो मात्रा है वो निश्चित होती है, और जब वायु में जलवाष्प की मात्रा पहले से ज़्यादा हो तो वाष्पीकरण की दर क्या होगी भाई? घट जाएगी। तो वाष्पीकरण की दर क्या होगी? घट जाएगी। और यही कारण है कि शुष्क दिनों में वर्षा वाले दिनों की तुलना में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। यही एक कारण है कि जो शुष्क दिन होते हैं उनमें वर्षा वाले दिनों की तुलना में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। वायु की गति भी मैटर करती है। कैसे? सो वायु के तेज होने से जलवाष्प के जो कण होते हैं वो वायु के साथ उड़ जाते हैं, बिल्कुल सही, जिससे आसपास के जलवाष्प की मात्रा क्या होती है? घट जाती है, तथा द्रव के वाष्पन की दर बढ़ जाती है। और यही एक कारण है कि तेज वायु में जल्दी कपड़े सूख जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं वाष्पीकरण के कारण शीतलता का प्रभाव। कुछ और चीज़ें जानते हैं, देन ये हमारा सेक्शन क्या हो जाएगा? फिनिश हो जाएगा। सो हम यहाँ पर क्या जानने जा रहे हैं? हम जानने जा रहे हैं वाष्पीकरण के कारण शीतलता का प्रभाव।
है ना, वाष्पीकरण के कारण शीतलता का प्रभाव। सो खुले हुए बर्तन में रखे द्रव में निरंतर वाष्पीकरण होता रहता है और वाष्पीकरण के दौरान कम हुई ऊर्जा को वापस से प्राप्त करने के लिए द्रव के कण अपने आसपास से ऊर्जा के अवशोषित होने के कारण शीतल हो जाते हैं। चलो एक काम करते हैं, इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं, पानी से समझते हैं। हमने देखा है कि एक गिलास पानी जब हम लेते हैं, ठंडा पानी, तो बाहर उसके जो है हमें कुछ बूंदें जमी हुई दिखाई देती हैं, बाहर के साइड ऐसा होता है। पर क्यों? तो दैनिक जीवन में वाष्पीकरण के कारण शीतलता प्रभाव के कुछ एग्जाम्पल ये रहे आपके सामने। बर्फीले जल से भरे ग्लास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें प्रकट होने लगती हैं। लेकिन क्यों कि बर्फीले जल से भरे ग्लास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें शो हो रही हैं? तो आपके सामने इसकी व्याख्या है। जब किसी बर्तन में बर्फीला जल रखते हैं तो शीघ्र ही बर्तन की बाह्य सतह पर हमें जल की बूंदें नजर आने लगती हैं, क्योंकि बेटा वायु में उपस्थित जलवाष्प की ऊर्जा जो है वो ठंडे पानी के बर्तन से कांटेक्ट में आ जाती है। तो हमारे एयर में प्रेजेंट जो जलवाष्प की एनर्जी थी ना, वो किसके कांटेक्ट में आ गई? ठंडे पानी के बर्तन के कांटेक्ट में आकर संघनित हो जाती है और संघनित होकर द्रव अवस्था में चेंज हो जाती है, लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाती है, जो हमें जल की बूंदों के रूप में नजर आती है। जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हो, जनरली हम अपने घरों में ये चीज़ देखते हैं कि अगर हमने फ्रिज से बॉटल निकाली है या हमने ग्लास रखी है, तो हम थोड़ी ही देर में देखते हैं कि पानी के साइड जो वो बूंदें हैं वो मतलब बाहर के साइड जो बूंदें हैं वो जमी हुई हमें दिखाई देती हैं। क्या कारण होता है उसके पीछे? तो हमने जान लिया कि जलवाष्प की जो ऊर्जा होती है वो ठंडे पानी के बर्तन के संपर्क में आ जाती है और संघनित हो जाती है तथा संघनित होकर द्रव अवस्था में चेंज हो जाती है और वो हमें जो है जल की बूंदों के रूप में नजर आने लगती है। इसका एक और एग्जाम्पल है कि गर्मी में सूती कपड़े पहनने से वाष्पीकरण के कारण शीतलता का एहसास होता है। बिल्कुल सही बोला है, गर्मियों में सूती कपड़ों को वरीयता दी जाती है कि सूती कपड़े जो है वो पहनने चाहिए, क्योंकि इनके पसीने को एब्जॉर्ब करने की जो क्षमता है वो ज़्यादा होती है। गर्मी के कारण पसीना वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के बराबर ऊष्मा हमारे शरीर से लेकर वाष्पीकृत होकर वायुमंडल में चला जाता है और हमें शीतलता का अनुभव होता है। ऐसा बोलते हैं ना, गर्मी के दिनों में जो कपड़े हैं वो कैसे पहनने चाहिए? सूती पहनने चाहिए, है ना, क्योंकि भाई वो क्या करता है, सो वो पसीने को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। और फिर लाइट कपड़े भी पहनने को जनरली बोला जाता है। इसके पीछे रीज़न ये होता है कि गर्मी में सूती कपड़े पहनने से वाष्पीकरण के कारण शीतलता का एहसास होता है। तेज धूप वाले दिनों में छतों व खुले स्थानों पर जल का छिड़काव, बिल्कुल सही कहा है। तेज धूप वाले गर्म दिनों में लोग सामान्यतः छतों तथा खुले स्थानों पर जल को छिड़कते हैं, जिससे जल के वाष्पीकरण के कारण वह सतह जो है थोड़ी सी शीतल यानी कि क्या हो जाए? ठंडी हो जाए। ऐसा होता है ना, जब बहुत ज़्यादा गर्मी का टाइम होता है और अगर हम लोग रात के समय छत पे जा रहे हैं, शाम के टाइम छत पे जा रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, जो छत होती है उस पर थोड़ा सा पानी जो है छिड़कने का काम करते हैं ताकि वो थोड़ा सा शीतल हो जाए। तो ये भी इसका एक एग्जाम्पल है। बाकी एसीटोन या नेल पॉलिश हटाने में प्रयुक्त होने वाला एक द्रव होता है। यह अल्कोहल को हथेली पर रखने पर थोड़ा सा ये ठंडा शीतल का अनुभव होता है। क्यों? क्योंकि एसीटोन या अल्कोहल हथेली से ऊष्मा लेकर जल्दी से, बहुत जल्दी से वाष्पीकृत हो जाता है, जिससे हमें हथेली पर शीतलता का क्या होता है? अनुभव होता है। दैट्स इट। ये होता है सेक्शन हमारा यहाँ पर फिनिश, ये होता है सेक्शन हमारा यहाँ ओवर। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसे लाइक करिएगा, इसे शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ और इसे जो है चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बाकी आप मेरी क्लासेस कहाँ कहाँ देख सकते हैं? YT पर देख सकते हैं, एप्लीकेशन के थ्रू भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, हमारे सेशंस जो हैं अटेंड कर सकते हैं और वेबसाइट के थ्रू जुड़कर भी आप जो हमारी क्लासेस हैं वो देख सकते हैं। बाकी फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, ये मैग्नेट ब्रेन्स के अदर प्लेटफॉर्म्स हैं और ई नोट्स री बुक की लिंक आपको नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और ये ही हमारे हिंदी मीडियम के और इंग्लिश मीडियम के टॉप कोर्सेज, जहाँ CBSE बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश, ये सब कुछ करवाते हैं हम कवर। तो मिलेंगे अब हम नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा।